हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्जाम्स क्रैकर। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी भाई, इस क्लास में हम इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके एसएससी के एग्ज़ाम्स में 2025 में पूछे गए हैं। और आज की जो क्लास होगी इसमें सारे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस रहेंगे। और जो आपका स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम हुआ था तो अभी उसकी आंसर की आई थी, तो उसके जितने भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हैं वो सारे देख लेंगे। तो आपका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम चल रहा है, तो आपके लिए ये जो क्वेश्चंस हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस रिपीट होने के भी चांसेस होते हैं और आपको थीम्स और एरियाज़ पता चल जाएंगे, थीम्स एंड एरियाज़। ठीक है भाई, तो इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस थे इकोनॉमी के करा दिए हैं, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो इस क्लास में करा दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाली क्लासेस के लिए। ठीक है, इसके अलावा करंट अफेयर्स और बच रहे हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी करा दूंगा। और आरआरबी एनटीपीसी का आपका जो है आंसर की आ गई है अंडर ग्रेजुएट वाली, उसका सॉल्यूशन भी करा दूंगा मैं आंसर की का। ठीक है भाई, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास पसंद आती है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है भाई पीवाईक्यू का, तो हाउ डिड सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स इम्पैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो भारत में सेकंड जनरेशन सुधारों, सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स ने विदेशी निवेश को कैसे प्रभावित किया, ये आपको बताना है। तो इट रिड्यूस्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। जब सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स हुए थे तो उससे जो है इम्पैक्ट पूछ रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में क्या इम्पैक्ट हुआ। तो इट रिड्यूस्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये स्टेटमेंट गलत है। जो ऑप्शन है इट हैड नो इम्पैक्ट ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये भी स्टेटमेंट गलत है। रेस्ट्रिक्ट्स इट रेस्ट्रिक्टेड फॉरेन कंपनीज फ्रॉम एंटरिंग इंडिया, ये भी गलत है। इट इंक्रीज्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय इम्प्रूविंग द इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो सेकंड जनरेशन जो रिफॉर्म आए थे इकोनॉमी के, ठीक है, तो उसमें फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट थी उसको इम्प्रूव करना, ठीक है, और जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट था उसे उसमें सुधार करना और उसे इम्प्रूव करना। तो सेकंड जनरेशनल जो रिफॉर्म वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1991, जो एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे उन्हें ही सेकंड जनरेशन रिफॉर्म बोलते हैं। दीज रिफॉर्म्स एम्ड एट इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉरपोरेट गवर्नेंस एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। दे इंक्लूडेड प्राइवेटाइजेशन, deregulation and financial sector reforms. Foreign direct investment inflow increased due to investors friendly policies. They helped integrated India into the global economy and boosted capital formation. Reforms enhanced transparency and reduced bureaucratic hurdles for the foreign investors. तो इतना आपको पता होना चाहिए। सेकेंड जनरेशनल रिफॉर्म्स 1991 एलपीजी रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, और इस समय जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है भाई, अब आप एक क्वेश्चन बताएंगे, तो जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अडॉप्टेड बाय इंडिया बिटवीन 1947 टू 1990, often referred to as the license raj, had what significant unintended negative consequences। 1947 से 1990 के बीच भारत द्वारा अपनाई गई नियामक संरचना, जिसे अक्सर लाइसेंस राज कहा जाता है, का कौन सा महत्वपूर्ण अनपेक्षित नकारात्मक परिणाम था। तो ये आपको बताना है। क्रिएशन ऑफ बैरियर टू एंट्री फॉर न्यू बिजनेसेस, शिफ्टिंग और स्टिफलिंग इनोवेशन, तो यही इसका जो है एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस था। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो लाइसेंस राज रिक्वायर्ड मल्टीपल अप्रूवल्स फॉर स्टार्टिंग एंड एक्सपेंडिंग बिजनेसेस। इट लिमिटेड कंपटीशन एंड स्लो डाउन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इट एंटरप्रेन्योर्स फेस्ड डिलेज एंड ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स। इनोवेशन वॉज डिस्करेज्ड ड्यू टू ओवर रेगुलेशन। रिफॉर्म्स पोस्ट 1991 एम्ड टू डिसमेंटल द लाइसेंस राज। तो जो एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे 1991 के, तो उसमें लाइसेंस राज को जो है ख़त्म कर दिया था। द सिस्टम हैड लेड टू इनएफिशिएंसी एंड रेंट सीकिंग बिहेवियर अमॉन्ग बिजनेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीएम मित्रा स्कीम इज फोकस्ड ऑन विच ऑब्जेक्टिव।
तो पीएम मित्रा जो है योजना किस उद्देश्य पर केंद्रित है, तो ये आपको बताना है। तो ये केंद्रित है भाई एनहांसिंग टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, सेटिंग अप लार्ज टेक्सटाइल पार्क्स। तो पीएम मित्रा एम्स टू क्रिएट इंटीग्रेटेड लार्ज स्केल टेक्सटाइल पार्क्स इन इंडिया। इट इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। The scheme promotes synergy among textile value chain segments. It enhances employment opportunities in the textile sector. The scheme supports export competitiveness of Indian textile. It focuses on modern infrastructure, technology, logistics for textiles. Next question है, what is one of the major benefits of providing geographical indication tags to local products made by rural artisans? तो ग्रामीण शिल्पकारों द्वारा बनाए गए स्थानीय उत्पादों को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान करने के लिए मुख्य लाभ क्या है, तो ये आपको बताना है। तो इससे क्या होता है, तो इट हेल्प्स प्रिजर्व ट्रेडिशनल नॉलेज एंड बूस्ट रूरल इनकम्स। तो GI tags provide legal recognition to unique regional products. They protect products from unauthorized use and imitation. GI enhances जो है marketability and brand value of rural products. Encourages local craftsmanship and cultural heritage preservation. Increase income and employment opportunities in rural areas. फेमस एग्जाम्पल जैसे कि दार्जिलिंग टी, कांचीपुरम सिल्क एंड अल्फांसो मैंगोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट आउटकम ऑफ यूजिंग द हैप्पीनेस इंडेक्स। तो हैप्पीनेस इंडेक्स के उपयोग का निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है, तो ये है मॉनिटरिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो ये इसका प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है, नॉट डायरेक्ट आउटकम। Happiness index measures citizens' well-being and life satisfaction. It includes health, education, income, social supports indicators. It helps policymakers improve quality of life. No meant for monitoring demographics statistics like population growth. Countries like Bhutan use gross national happiness for policy guidance, influences social and economic planning but not population control policies. Next question है, what significant institutional development emerged from banking reforms after 1991 to regulate financial stability? 1991 के बाद बैंकिंग सुधारों के वित्तीय स्थिरता को नियंत्रित करने के लिए कौन सा जो है महत्वपूर्ण संस्थागत विकास हुआ, तो बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसका विकास हुआ था भाई बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन। बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन मॉनिटर्स द हेल्थ ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ensures prudential norms and risk management practices are followed. Part of post-liberalization banking sector reforms in India aims to prevent banking crisis and maintain financial stability. Coordinates with RBI for supervisory guidelines, plays a role in promoting investors' confidence. Next question है, the industrial policy resolution of 1948 aimed at, तो 1948 की औद्योगिक नीति संकल्प इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन का उद्देश्य क्या था, तो ये आपको बताना है। तो ये है भाई ऑप्शन डी, प्रमोटिंग पब्लिक सेक्टर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एम्ड एट कंट्रोलिंग की इंडस्ट्रीज इन पब्लिक सेक्टर, encouraged state investment in strategic industries, ensured planned industrial development post independence, and focus on reducing reliance on private monopolies, set the foundation for later industrial policies. Resolution 1956 addressed employment generation and balanced growth. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द केनेजियन थ्योरी ड्यूरिंग रिसेशन व्हाट शुड द गवर्नमेंट आइडियली डू। केनेजियन सिद्धांत, केनेजियन थ्योरी के अनुसार मंदी के दौरान सरकार को आदर्श रूप से क्या करना चाहिए,
तो क्या करना चाहिए भाई? तो इंक्रीज स्पेंडिंग एंड कट टैक्स रेट्स। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो Keynesians advocate active government intervention during economic downturns. Increased government spending stimulates aggregate demand. Tax cut increase disposable income and consumptions. Helps in reducing unemployment and recessionary pressure. Opposite of austerity measures focus on demand-driven recovery. Basis for fiscal stimulus policies worldwide. Next question है, what was the primary impact of license Raj system on industrial growth in India before 1991? तो 1991 से पहले भारत में लाइसेंस राज प्रणाली का औद्योगिक विकास पर मुख्य जो प्रभाव था क्या था? तो इट क्रिएट्स एंट्री बैरियर्स, हिंडर्ड एक्सपेंशंस एंड फोस्टर्ड इन एफिशिएंसी। ठीक है। तो लाइसेंस राज रिक्वायर्ड इंडस्ट्रीज टू ऑब्टेन गवर्नमेंट परमिशंस फॉर इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन एंड एक्सपेंशन। तो ये क्वेश्चन आई थिंक पहले भी आ चुका है इसी, ठीक है, थोड़ी देर पहले भी शायद आ चुका था, बट थोड़ा लैंग्वेज को घुमा फिरा कर एग्जामिनर ने दोबारा पूछ लिया। लेड टू ब्यूरोक्रेटिक डिलेज एंड करप्शन। तो है क्रिएट अ प्रोटेक्शन मार्केट लिमिटिंग कंपटीशन, discouraged private entrepreneurship and innovation, abolished after 1991 liberalization reforms. Major lesson for policy reforms: deregulation improves industrial growth. Next question है, which of the following best describes the primary objective of a government's fiscal policy? निम्नलिखित में से कौन सरकारी वित्तीय नीति फिस्कल पॉलिसी के प्राथमिक उद्देश्य का जो है सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो यह है टू इन्फ्लुएंस एग्रीगेट डिमांड एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी थ्रू गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो फिस्कल पॉलिसी यूजेस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी, हेल्प्स मैनेज इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, कैन बी एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्राडिक्शनरी डिपेंडिंग ऑन इकोनॉमिक कंडीशंस, complementary to monetary policy implemented by RBI, key tool in Keynesian economics for demand management, used to achieve social and economic objectives. Next question है, in which decade did India experience a negative growth rate in population? तो भारत में किस दशक में जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि देखी गई? तो ये भाई 1911 1911 से 1921 तक, 1911 to 1921. Population declined due to famines and epidemics. Mortality rate was exceeds birth rate during this decade. Indian census records document the slowdown, highlighted vulnerabilities in colonial administration, influenced later public health and famine relief policies, and important for historical demographic studies. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम फोकसेस ऑन। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो थे किस पर केंद्रित थे? तो ये थे भाई एनहांस डेवलपमेंट इन अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स। तो कब लॉन्च किया गया था? तो 2018 में, टू अपलिफ्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, फोकस एरिया हेल्थ एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस, और इस यूजेस डेटा ड्रिवन अप्रोच टू ट्रैक परफॉर्मेंसेस और एनकरेज convergence of central and state schemes, prioritize districts lagging on key social and economic indicators and monitored by Niti Aayog for accountability. नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट वन दे रखी है, द 6th 5-year प्लान एम्ड एट इनकम ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी थ्रू वेरियस स्कीम्स। स्टेटमेंट टू कह रही है, द 3rd 5-year plan failed due to various factors such as war, rupee devaluation and food crisis. Which of the above statement is are correct? तो इनमें से भाई दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर करेक्ट। पहली स्टेटमेंट भी सही है और सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। तो 6th 5-year plan 1982-85 emphasized modernization and productivity. 3rd 5-year plan
1961 to 66, faced setbacks due to wars, 1962 China, Indochina, and 1965 Indo-Pak War. Food shortage and balance of payment crisis affected plant targets, highlighted importance of flexible economic planning, informed future planning and structural reforms, a lesson used for later 5-year plans. नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रधानमंत्री जन धन योजना इज। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है टू एंश्योर फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय प्रोवाइडिंग बैंक अकाउंट्स टू दी अनबैंक्ड। तो कब लॉन्च की गई थी? तो अगस्त 2024 में बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रोवाइड्स जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट, ऑफर्स एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर्स एंड रुपे डेबिट कार्ड, encourage direct benefit transfer, and aims to reduce unbanked population, promote saving habit among marginalized communities. Next question है what is the main purpose of inflation targeting framework by RBI? तो RBI द्वारा मुद्रास्फीति लक्ष्य ढांचे का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये है भाई टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। Introduced in India 2016 as part of monetary policy framework. Target is set by the government in consultation with RBI. तो टारगेट क्या है? 4% प्लस माइनस 2 है। Aims to anchor inflation expectations. Use tools like repo rate, reverse repo rate, CRR. तो इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करता है? तो कैश रिजर्व रेशियो के द्वारा, रिवर्स रेपो रेट के द्वारा, रेपो रेट के द्वारा और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के द्वारा। ठीक है। सपोर्ट्स सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, इंपॉर्टेंट फॉर इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी की विशेषता नहीं है? तो इट इज़ अ डायरेक्ट टैक्स लेविड ऑन इनकम। तो ये इसकी विशेषता नहीं है, ये डायरेक्ट टैक्स नहीं है भाई, जो है इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी। तो जीएसटी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया फ्रॉम 1 जुलाई 2017 रिप्लेस्ड मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज collected at multiple points in supply chain. Dual GST system, CGST, SGST ensures seamless flow in input tax credits and simplifies taxation and reduced cascading effect. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय। तो किसी देश की राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम का मापन किससे किया जाता है? तो ये किया जाता है टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ ईयर। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेशनल इनकम जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मेजर्स इकोनॉमिक परफॉर्मेंसेज ऑफ अ कंट्री, helps in planning and policy formulation, calculated using income output expenditure methods, indicator of standard of living used for international comparison and economic analysis. Next question है the current account of balance of payment includes, the current account of the balance of payment includes। तो भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट में चालू खाता करंट अकाउंट शामिल करता है। तो ये है भाई ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, इनकम, करंट ट्रांसफर्स। तो करंट अकाउंट रिफ्लेक्ट अ कंट्रीज ट्रेड बैलेंस, इंक्लूड्स एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंक्लूड्स नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड करंट ट्रांसफर्स। सरप्लस इंडिकेट्स मोर एक्सपोर्ट्स दैन इंपोर्ट्स, डेफिसिट रिक्वायर्स फाइनेंसिंग थ्रू कैपिटल अकाउंट ऑफ बोरोइंग, असेंशियल फॉर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इन इंडिया। तो निम्नलिखित में से भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का कौन सा उपाय है? तो इंक्रीजिंग रेपो रेट बाय आरबीआई। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आरबीआई कंट्रोल करती है इन्फ्लेशन को। तो रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई लैंड्स टू कॉमर्शियल बैंक्स। इंक्रीजिंग रेपो रेट रिड्यूस्ड मनी सप्लाई, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, जो रेपो रेट है ये पार्ट है मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स का। ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस लैंडिंग एंड बोरोइंग रेट्स इन इकोनॉमी, हेल्प्स स्टेबलाइज प्राइस लेवल्स, ऑफन कॉम्प्लीमेंटेड बाय फिस्कल मेजर्स फॉर बेटर इफेक्टिवनेस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हन कमेटी सेकंड रिगार्डिंग द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों के बारे में नरसिम्हन कमेटी सेकंड की क्या सिफारिश थी। तो मर्ज दी कंसोलिडेटेड पब्लिक सेक्टर बैंक्स, मर्ज एंड कंसोलिडेट पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो नरसिम्हन कमेटी सेकंड 1998 में इसका एम क्या था, टू स्ट्रेंथन पब्लिक सेक्टर बैंक्स थ्रू कंसोलिडेशन। रिकमेंडेड, जो ये कमेटी है इसने रिकमेंड किया, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ बैंक्स टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड कम्पिटिटिवनेस। सजेस्टेड मर्जर्स ऑफ वीकर बैंक्स विद स्ट्रॉन्ग वंस टू एनहांस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। Focus was on allowing banks to operate commercially and reduced non-performing assets. Encouraged autonomy in management and professionalize of banking sector. Next question है, which of the following best reflects the scarcity problem in economics? निम्नलिखित में से कौन आर्थिक संकट स्केयरसिटी की समस्या को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। तो ये है भाई लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। So scarcity arises because human wants are unlimited but resources are limited. It is a fundamental problem in economics affecting allocation of resources, forces individuals and governments to make choices regarding production and consumption. Scarcity leads to opportunity cost in every economic decision. Scarcity exists even in rich countries due to finite resources versus infinite desires. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा स्टेटमेंट बेस्ड है। तो स्टेटमेंट 1 कह रही है, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 एम्ड टू प्रमोट प्राइवेट सेक्टर डोमिनेंस इन ऑल की इंडस्ट्रीज। सेकंड स्टेटमेंट है, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 क्लासिफाइज इंडस्ट्रीज इनटू 3 कैटेगरीज, फुली गवर्नमेंट ओन्ड, मिक्स्ड सेक्टर विद गवर्नमेंट लेड एंड प्राइवेट सेक्टर। तो इनमें से आपको सही स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है। तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। ये वाली स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, ये वाली स्टेटमेंट सही है। 1956 इंडस्ट्रियल पॉलिसी फोकसेस ऑन पब्लिक सेक्टर लीडिंग इन स्ट्रेटजिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज क्लासिफाइड इनटू 3 शेड्यूल्स फॉर इफेक्टिव प्लानिंग्स। एनकरेज्ड मिक्स्ड इकोनॉमी अप्रोच। प्राइवेट सेक्टर अलाउड इन नॉन स्ट्रेटजिक सेक्टर। लेड फाउंडेशन फॉर बैलेंस्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ पोस्ट इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर अंडर FRBM एक्ट। तो FRBM एक्ट के तहत वित्त मंत्री की भूमिका क्या है। तो टू प्रेजेंट फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट टू पार्लियामेंट। तो FRBM फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 एंश्योर्स फिस्कल डिसिप्लिन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। Finance Minister presents deficit and borrowing targets in Parliament, aims to reduce fiscal deficit and public debt over time, strengthens accountability and transparency in fiscal management. Next question है, which of the following statements best captures the essence of Malthus theory? निम्नलिखित में से कौन सा कथन माल्थूस के सिद्धांत का सार सबसे अच्छी तरह प्रस्तुत करता है। तो यह है, टू natural imbalance between food supply and population growth leads to unavoidable hardship unless population is controlled. माल्थूस थ्योरी 1798 में आई थी, हाईलाइट्स पॉपुलेशन ग्रोथ वर्सेस फूड सप्लाई, प्रिडिक्ट्स famine, disease and mortality if the population unchecked, advocates preventing and positive checks on population, early classical economics concept influencing demographic studies, basis for later population control policies worldwide. Next question है, in a two-sector economy, households provide factor of production to firms and receives income. If households save parts of this income, what is affected? दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में परिवार उत्पादन के कारक कंपनियों को देते हैं और आय प्राप्त करते हैं। यदि परिवार इस आय का कुछ हिस्सा बचाते हैं तो क्या प्रभावित होता है। तो इसमें देखिए, द सर्कुलर फ्लो इनकम आ लीकेज, सर्कुलर फ्लो बिकम जो है लीक हो जाएगी। तो परिपत्र प्रवाह में रिसाव होता है। तो जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, पैसे हैं, वो उनका क्या हो जाएगा, लीकेज हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम illustrates
interpretations, interactions between households and firms, saving withdrawal money from immediate spending, creating a leakage reduced demand for goods and services in the economy, balanced by injection like investment, government spending, fundamentals in macroeconomics, modeling of national income. तो यहाँ पे हमारे 25 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं भाई। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चंस थे आपके जो है स्टेनो में पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चंस हमने इकोनॉमी के करा दिए हैं। जो भी क्वेश्चंस बचे होंगे वो भी करा दिए जाएंगे। बाकी और सब्जेक्ट्स की क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी। जो आपका स्टेनो का एग्ज़ाम है इसके रिगार्डिंग प्लेलिस्ट भी मैं बना दूंगा। प्लेलिस्ट में आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं स्टेनो में सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, करंट अफेयर्स की क्लासेस और बच रही हैं तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे कल। ठीक है, और साइंस के क्वेश्चंस और बच रहे हैं तो साइंस के क्वेश्चंस भी कल मिल जाएंगे आपको सभी। ठीक है भाई, तो ये क्लासेस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे आपको थीम एरियाज़ पता चलेंगे कौन कौन सी थीम्स इंपॉर्टेंट है, एरियाज़ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और कैसे क्वेश्चन सेट कर रहा है। ठीक है, एडिक्वेटी जो पेपर बना रहा है। तो चलिए भाई यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें और क्लास पसंद आई है तो लाइक करें और कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद।